हे गाइस, स्टार गॉड की इस नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। एक तरफ तो हमने देखा शिवशु की टीम को, जहाँ पे एंडोर्सिया कह रहा था कि उन्हें बैम को रख और काइजर को भी पेल देना चाहिए, जिसके सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ कून और बैम की भी अपनी प्लान है, जहाँ फ्लोटिंग आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। और हमने पहली बार बैम को इतना एग्रेसिव देखा, जहाँ वो काफी सीरियस भी है और गुस्सा भी, जिसने जोरदार पंच दे दिया टेन बॉस को। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि जिनसू हाँ भी इस जगह पर आ चुका है एज अ ऑक्शनरी, इस नीलामी में बेट करने के लिए। तो हम स्टोरी में आज से पहले आगे बढ़े, आप नीचे लाल वाले बटन को दबा के हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टोरी में आगे। कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ पर बैम ने एक जोरदार पंच दे दिया था टॉक्सी ह्यूमन को, जिसका आफ्टर मैथ ये रहा था कि टॉक्सी ह्यूमन जमीन में जाके धंस गया था और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया था। जब पास खड़ा रेड हॉर्न भी देख के पूरा शॉक हो गया कि कैसे सिर्फ एक ही हिट में इसने उसको लपेट दिया। और किसी के पूछने पर कौन से उन्हें सिर्फ इतना कहता है कि एक रैंडम रेगुलर है जो कि ट्रेन पे से बस गुजर रहा था। और उन्हें ये भी कहता है मुझे पता है कि ये लोग 10 बॉसेस पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो बैम के सामने टिक नहीं सकते। वहीं पे उसके बाकी सर्वेंट वहां से भागना शुरू कर देते, कहते हुए कि यूकान का जो टॉक्सिक वेस्ट है वो बाहर आना शुरू हो गया। जहाँ हम देखते हैं यूकान को रोते हुए और चिल्लाते हुए कि वो कैसे बैम को मारने वाला है। उसे यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें इस तरीके से मेल्ट करूंगा कि किसी को तुम्हारी बॉडी तक नहीं मिलेगी। इस चेतावनी को सुन के वहाँ के जितने भी नो नेम लोग थे वो काफी डर गए थे और कह रहे थे कि ये पक्का अपना टॉक्सिक वेस्ट निकालने वाला है। जब रेडॉन भी कून को इसके लिए अवेयर करता है कि इसका टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो अटैक करने ही वाला है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान कुछ ही सेकंड में पिघल सकता है, यहाँ तक इसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। और टॉक्सिक ह्यूमन नाम इसलिए यूकान का पड़ा क्योंकि इस जगह के जितने भी टॉक्सिक वेस्ट है वो उसे खा लेता है और उसे अपने बॉडी में स्टोर करके एक तरीके का पॉइजन बना लेता है और अपने मन के अकॉर्डिंग लोग के ऊपर फायर भी कर सकता है। जहाँ हम देखते हैं यूकान की बॉडी से मल्टीपल पाइप निकल रहे थे, जिनके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सा केमिकल जैसा कुछ निकल रहा था। वही यूकान अब काफी खराब हालत में था और बैम को देखते कह रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जमीन में दे मारने की, अब तुम इसके लिए अपना हिसाब चुकाओगे बास्टर्ड। वहीं दूसरी तरफ दूर खैर रेडॉन की भी फट चुकी थी और वो कून को बार बार कह रहा था कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये पूरी जगह मेल्ट होने वाली है। और उसे यहाँ तक कहता है कि तुम अपने दोस्तों को बचाने से पहले तो नहीं मरना चाहते ना। जहाँ दूसरी तरफ बैम के आसपास चारों तरफ बहुत ही सारे केमिकल्स देखते हैं हम, जिसकी वजह से काफी अजीब तरीके के धमाके हो रहे थे, लेकिन बैम अपना उसे डॉज कर लेता है काफी आराम से। वहीं दूसरी तरफ कून भी अपने लाइट हाउस से एक शील्ड बना लेता है जिससे वो लोग इससे बच जाते हैं। जब बैम को भी ये प्रोटेक्टिव शील्ड बचा लेती है, लेकिन उसके दिमाग में ये था कि बाकी लोग इसके वजह से मारे जाएंगे और वो कून को कहता है कि उन्हें भी बचाओ। जहाँ कून इस बात को समझ जाता है और ऐसा ही करता है और जब अपने मूव को ब्लॉक हुआ देखता है तो 10 बॉस का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है कि कैसे एक लाइट ब्लेड ने उसके टॉक्सिक वे अटैक को रोक दिया। वही कून अब चिल्लाता कह रहा था कि बैम जाओ अपना काम खत्म करो। और हम देखते हैं शिनशु के मल्टीपल बॉल जो कि बैम अपने अटैक में यूज करने वाला था, और उसके साथ ही 5 शिनशु बॉल एक साथ अटैक करते हैं टॉक्सिक वेस्ट के ऊपर। और ये सब देखकर टॉक्सिक वेस्ट मैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वही उसका अटैक जिसके थ्रू करता था वो चीज भी टूट चुकी थी। और हम देखते हैं बैम को भी बहुत ही बड़ा जंप मारकर ठीक उसके पीछे आ जाता है और टॉक्सिक वेस्ट मैन के पीठ पे हाथ रखता है, जहाँ अनाउंसमेंट होती है कि ज्यूल ग्रेस ने कॉन्टेक्ट बनाया है रेगुलर यूकान की बॉडी के साथ। और ये नाम सुनते ही 10 बॉस की फट जाती है। जहाँ हम देखते हैं नेम स्टीलिंग प्रोसेस चालू हो गया था। वही यूकान बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका हुआ क्या। लेकिन हमें पता है कि बैम ने अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज की है जिसकी वजह से किसी को भी पॉज कर सकता है। वहीं पे काउंटडाउन पूरा कंप्लीट हो जाता है। वहीं यूकान के मन में ये चल रहा था कि उसने तो सुना था कि ज्यूल ग्रेस के लंबे बाल हैं, लेकिन ये तो कोई और ही लगता है, आगे यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी नेम स्टीलिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है और हम देखते हैं टॉक्सिक वेस्टमैन को जो कि अपने घुटनों में बैठा था बैम के सामने और उसे माफी मांग रहा था, ये कहते हुए कि मुझे पता ही नहीं था कि आप स्लेयर कैंडिडेट हो, मुझे माफ कर दो मेरी एरोगेंस के लिए और मेरी जान बख्श दो। वही बाकी के नेम लोग ये देख रहे थे और उससे काफी ज्यादा नफरत कर रहे थे, ये कैसे इतने आराम से हार गया। वहीं पे यूकान बार बार कह रहा था कि मैं आपका लॉयल सर्वेंट बनूंगा, बस आप मेरी जान बख्श दो। वही बाकी लोग ये सब देखकर काफी इम्प्रेस हुए थे कि कैसे एक 10 बॉस टच भी नहीं कर पाया बैम को, क्योंकि वो स्लेयर कैंडिडेट वो भी फक से। वही कून इन सब बातों बीच में रोकते हुए कहता है कि हमें तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं है तब तक जब तक तुम्हें बता दो कि वो गैलरी कहाँ पर है जिसके तुम काइजर तक पहुंच सके। लेकिन यूकान कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर कून गुस्सा हो जाता है, उसे कहता है तुम अपने मास्टर को इतनी सी बात नहीं बता सकते। और उसे डांटता कहता है तुम बिल्कुल यूजलेस हो और ध्यान से सुनो मेरी बात। वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करता है कि कोई भी नेम बंदा इसको अपना सर्वेंट बना सकता है
या फिर वो उसे उस बंदे का सर्वेंट बना दे जिसको थोड़ी देर पहले अपने पैर नीचे दाब रखा था। और यहाँ तक कहता है वो इस पॉइजन मेढक को फ्री में दे देगा किसी को भी। जिसको सुनकर यूकॉन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे बख्श दो। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवील होता है, चाहे यूकॉन इनको बताता है किसी भी वो वुमेन ही बता सकती है कि गैलरी तक कैसे जाया जा सकता है, जो कोई और नहीं बल्कि काइजर की सबसे लॉयल सर्वेंट थी एल्फाइन। वही हम देखते हैं एल्फाइन तक भी ये न्यूज पहुंच चुकी थी कि सेकंड एंट्रेंस पे कुछ इंट्रूडर आ गए हैं, जिसको ये न्यूज कुछ पसंद नहीं आई थी। वहीं हम देखते हैं वापस इसी सेम टाइम पर मेज में, जहाँ पर रैन और उसकी टीम में आए थे। जैसी टीम मूवमेंट पे हम देखते हैं मेज वाले एरिया पर, जहाँ पर रैन की टीम थी, जो रेगुलर उस ज्यादा पहुंच ज्यादा जिस जगह के थ्रू वो पहुंच सकते थे वहां पर जहाँ ऑक्शन के आइटम को रखा जाता है। और वो लोग इसलिए भी लकी थे क्योंकि यहाँ पर पहले से ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया था। लेकिन लेविटियर इस चीज को सुन के चिल्लाते कहती है तुम यहाँ से नीचे जाने की बात कर रहे हो, मुझे तो यहाँ से बॉटम भी नहीं दिख रहा। जहाँ रेगुलर उन्हें बताती है कि यहाँ पर यही एकमात्र रास्ता है नीचे जाने का, क्योंकि इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं वो सारे नकली हैं और काफी ज्यादा ट्विस्टेड और ट्रैप से भरे हुए हैं। और अब डैन लेविटियर की तरफ देखते हुए कहता है क्या हो अगर हम लाइट हाउस को लेकर जाए, लेकिन लेविटियर उन्हें समझाती है कि ये काफी ज्यादा गहरा है और उनकी बायोन्सी यानी ये बैलेंस सही से बन नहीं पाएगा और नीचे गिर जाएंगे, उन्हें ये सीढ़ी लेनी पड़ेगी नीचे जाने के लिए। और तभी उनके लाइट हाउस से एक बीप की आवाज आती है और वो समझ जाते हैं कि जो उन्होंने इंस्टॉल किया था सर्वेलेंस के लिए वहां पर कोई आया है, जिसकी वजह से ये आवाज आ रही है। और सब अंधेरे से निकल के आता है अपना इनिटिया, जो कि उन्हें हाई कह रहा था, जिसे देखकर रेबिटर डर जाती है क्योंकि इसके लाइट हाउस इनविजुअल मोड में थे, लेकिन फिर भी इनिटिया उसे देख पा रहा था। वो इनके साथ जो रेगुलर थी वो उन्हें बताते कि यही है एरी इनिटिया। और ये लोग भी समझ जाते हैं कि वही बंदा है जिसने रैक को और ईवा को पकड़ा था। और ये रेगुलर ये भी बताती है कि बहुत ही जीनियस सोर्समैन है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है 10 बॉसेस में से, और अगर अभी नीचे गए तो उन्हें पकड़ लेगा। जहाँ रैन अब एक डिसीजन लेता है कि वो इसका सामना करेगा और इस टाइम में ये लोग नीचे जाएंगे। और रेबिटर के पूछने पर वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके अंदर ऐसी फीलिंग है कि वो सीढ़ी पर भाग नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ एरी भी इनकी तरफ बढ़ते चला रहा था, ये सोचते मैं कितना बोर फील कर रहा हूँ, कितना ज्यादा मजा आया था जब मैंने एलिगेटर के साथ फाइट की थी, लेकिन काइजर ने उसे मुझसे चुरा लिया। वही अपने मन में ये सोच रहा था कि शायद ये बच्चे भी उतनी फन हो जिनसे अब मैं फाइट करने वाला हूँ। वैसे भी मुझे वियोल और प्रिंसेस से फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे साचे फेकर या उनमें से कोई भी बहुत अच्छा मैच हो सकता है मेरे लिए। या फिर अगर अफवाह की माने तो कोई बच्चा था जो कि कून फैमिली से बिलोंग करता, उसने हैसी को हराया था। और वहीं हम देखते हैं लैंस के सामने खड़ा था और अपनी लाइटनिंग बिल को निकाल के अपने मुंह के अंदर रख लेता है, ये कहते हुए कि चीजें अब कुछ ज्यादा इनोसेंस बनती जा रही हैं। वहीं सामने नीटिया इसको देखकर काफी खुश था और उसे पूछता है क्या तुम वही बच्चे हो जिसने ऐसी को हराया था। और वो इसे ये भी कहता है तुम शायद अपने स्किल पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए तुम अपने साथियों के साथ नहीं आए, तो चलो थोड़ी से मजे कर लिए जाएं। और अरे यहीं पे नहीं रुकता, वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे तो ये लग रहा है कि तुम कैसा फेस बनाने वाले हो जब मैं तुम्हें हरा दूंगा। या दूसरी तरफ रैन पूरी तरह से तैयार था और उसे कहता है बस बहुत हुई बकवास, चलो शुरू करते हैं। नीटिया से कहता है तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपनी मौत इतनी जल्दी चाहिए क्या। यहाँ रैन अपना पहला अटैक शुरू करता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा इरिटेट है जो तब से चले जा रहा है किसी खराब रेडियो की तरह, और यही रीजन काफी परफेक्ट है मेरे लिए यू इडियट। इसके साथ ही दोनों अपना अपना अटैक कर देते हैं, जहाँ एक का तो लाइटनिंग अटैक था और दूसरी तरफ एक खतरनाक शॉर्ट अटैक। वह चीज यही नहीं रुकी थी, दोनों लगातार एक दूसरे पर बहुत खतरनाक अटैक कर रहे थे, जहाँ पर रैन अपने लाइटनिंग का यूज करके वेरिस टाइप के बैंग कर रहा था, जहाँ उसकी स्पीड भी काफी बढ़ती जा रही थी। इन्हीं टैबिस को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि ये बच्चा सही में अमेजिंग है। और वो ये भी एनालाइज कर चुका था कि इसने सिंशु को बूस्ट किया किसी तरीके से, लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। रैन अपने बेयर हैंड से इसकी तलवार को ब्लॉक कर ले रहा था, जो कि कोई मामूली बात तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ रैन बिना रुके लगातार अटैक किया जा रहा था, जहाँ पे उसने भी रिसेंटली एक लाइटनिंग बुलेट का भी यूज किया था एरी के ऊपर। वही जैसे ही उसे इसे ब्लॉक करता है इनिटा के ऊपर वो दूसरा अटैक करता है एक बैंक के साथ। वही इनिटा भी सिर्फ डॉज कर रहा था और सारे अटैक ब्लॉक करने में लगा था, और वही एडमायर कर रहा था कि कैसे रैन बहुत ही ज्यादा तेज है और लगातार और भी ज्यादा फास्टर होते जा रहा है। और एक पल के लिए उसे भी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसकी स्पीड को मेंटेन करना उसके लिए मुश्किल हो जाए, और इसीलिए इनिटा भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, जहाँ रैन नोटिस करता है कि शॉट्स साइड एक्शन से एक तरफ उसकी तरफ आ रही है। इसी मोमेंट पे हमें दिखाए जाते हैं कुछ पास्ट के मेमोरीज को, जो कि थी रैन की, जो छोटा बच्चा था और बहुत ही जल्दी रेगुलर बन गया था। वहाँ उसकी सिस्टर्स भी इस चीज से काफी इम्प्रेस थी और सोची थी कि हो सकता है इसके पीछे उसके डैड और हेडन का कोई प्लान हो। वही रैन उनसे पूछता है क्या उसे कुछ बताना चाहते हैं, जिसमें उसके सिस्टर से एडवाइस देती है कि तुम्हारी जिस ब्लड लाइन से आते हो उससे तुम्हारे लिए कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं, जब तक तुम प्रिंसेस जहाद को अपना एनिमी न बना लो। और इसके अलावा तुम्हें सिर्फ उन रेगुलर का ध्यान रखना है
जो कि आते हैं एरी फैमिली से। और इसी के साथ उसे मिलती है एक बहुत ही अच्छी एडवाइस, जहाँ उसकी बहन से बताती है कि कभी भी तुम एरी क्लैन के लोगों से एनकाउंटर करो तो कभी भी उनकी स्वॉर्ड को अवॉइड मत करना, क्योंकि बहुत सारे रुकीज इसी चीज की वजह से मर जाते हैं दुख में कि वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं एरी की शॉर्ट स्किल में, जबकि तुम्हें सिर्फ इतना करना चाहिए उनके सारे अटैक को सह लो। अब प्रेजेंट में भी रैन बिल्कुल इसी एडवाइस को फॉलो कर रहा था और वो सारे अटैक्स को अपने ऊपर झेल रहा था, और जिसके साथ ही वो एरी काफी क्लोज पहुंच गया था, क्लोज रेंज में। और इस प्रेजेंट मोमेंट में रैन को ये सारी एडवाइस बार बार याद आ रही थी कि कैसे उसकी सिस्टर ने कहा था कि उनकी शॉट को तुम्हारी बॉडी पे लगने दो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी, और उन्हें काफी क्लोज से स्ट्राइक करो। जब हम देखते हैं रैन को जो बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है एरी के ऊपर, इससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जहाँ पे रैन की पीठ में भी काफी ज्यादा चोटें आई थी, लेकिन एरी को भी एक बहुत ही खतरनाक अटैक पहली बार लगा था। लेकिन सब रैन के साथ साथ हम भी तब सरप्राइज जाते हैं जब हम देखते हैं नीटा को हंसते हुए, जिसके मुंह से तो खून बह रहा था लेकिन वो फिर भी हंस रहा था और कहता है तुम जितना देखते हो उससे कई ज्यादा टफ हो, और मुझे लगा नहीं था कि तुम वो अटैक अपने ऊपर ले लोगे, और जितना कम डैमेज तुम्हारी बॉडी पे हुआ है इससे साफ पता लगता है कि तुम डायरेक्ट लाइन से हो। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम खून फैमिली के डायरेक्ट बेटे हो। जहाँ पे रैन अपना दूसरा लाइटनिंग अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इनिटा की ड्रिंक भी जमीन पे गिर जाती है, जिस पर वो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है तुमने मेरी कीमती ड्रिंक नीचे गिरा दी, आगे तुम्हारे साथ चक्कर क्या है, और इसीलिए मुझे नफरत है तुम्हारे जैसे डायरेक्ट लाइन वाले लोगों से लड़ने में, क्योंकि तुम लोग कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीरियस रहते हो लड़ाई में। और हम देखते हैं नीटा को और भी ज्यादा सीरियस होते हुए, जहाँ पहले बार उसकी आंखों में थोड़ी सी नफरत दिखाई देती है, जो कह रहा था अब मैं सही में तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वही रैन अपना अगला अटैक भी उसके ऊपर कर देता है, लेकिन इस बार इनिटा उसको डॉज कर लेता है और अपनी ड्रिंक को भी उठा लेता है, जहाँ साथ में ये बड़बड़ा रहा था कि मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है, क्योंकि तुम एक तो डायरेक्ट फैमिली हेड के बेटे हो और ऊपर से जायज औलादे भी हो। यहाँ रैन नोटिस करता है कि ड्रिंक पीते के साथ ही इनिटा पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गया है। वह इनिटा अब सही में गुस्से में था, जो कह रहा था कि मैं जब भी तुम्हारे जैसे स्टूपिड लोगों को देखता हूँ मेरा मन करता है मैं उन्हें स्मैश कर दूं छोटे टुकड़ों में। रैन भी अपना अगला अटैक के लिए उसके काफी ज्यादा नजदीक आ गया था, लेकिन इस बार इनिटा उसको बहुत आराम से डॉज हो जाता है साइड हट के। रैन को समझ में आ जाता है कि इनिटा एक्टिंग कर रहा था ताकि उसके ऊपर जब पहला अटैक करे उसे बहुत ही आराम से डॉज करे क्लोज रेंज में आ जाए, क्योंकि अब उसकी शॉट उसके बहुत ही पास थी। जहाँ पे इनिटा अपनी शॉट को इग्नाइट करता है और वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो कि सीधे रैन को लगता है, और इस अटैक से रैन पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया था कि कैसे उसने शॉट को स्विंग किया लेकिन साथ ही में इग्नाइट भी कर लिया। इनिटा उसका मजाक उड़ाते कहता है लगता है तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था, तुम जानते हो ना एरी फैमिली को, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं जब बात आती है शॉर्ट टेक्निक्स की। रैन समझ जाता है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरा अटैक उसके ऊपर होता है। इससे पहले हम देखते हैं वहाँ पर एक लाइट हाउस शील्ड को, और इनिटा नोटिस करता है पीछे रेविटियर को जो कि वहाँ पे थी और उसने अपने लाइट हाउस से बचा लिया था रैन को। तो इनिटा कहता है मुझे फील ही नहीं हुआ कि कोई यहाँ पर आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। जब डैन ने रेविटियर को अपने कंधे बिठा रखा था और हाफते हुए कह रहा था कि काफी बरस हो गए ऐसे भागे हुए मुझे। इसको सुनकर इनिटा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे भाग कर आए हैं और कैसे उसके डिटेक्शन लेंस से इतने दूर से यहाँ पे इतनी जल्दी आ गए, और वो ये भी समझ जाता है इन लोगों ने शुरू से यही प्लान किया था। वहीं पे डैन कह रहा था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हम रैन को ऐसे ही छोड़ के आ जाएं, इसलिए हम उसके लिए वापस आए। लेविटर चिल्लाती है कि रैन नीचे झुको, और हम देखते हैं लाइट हाउस में एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट, और इनिटा नोटिस करता है कि उन्होंने उसके अटैक को रिवर्स कर दिया है। जब रैन मारता है अपना एक और लाइटनिंग अटैक, ये कहते हुए कि अंत यही है। वहीं दूसरी तरफ बैम और कून भी टॉक्सिक मैन के साथ एक सुरंग के गेट पे पहुंच गए थे, जहाँ टॉक्सिक मैन उन्हें बताता है कि उन्हें अल्फाइन यही मिलेगी, लेकिन वो साथ में उन्हें वार्न करता है कि उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। जाकर उनसे पूछता है ये सारा रास्ता दिखाने के बाद अब जाके वो ऐसा क्यों कह रहा है। यहाँ पे टॉक्सिक मैन उन्हें कहता है कि आज से पहले कोई भी उस चैम्बर से जिंदा वापस नहीं आया जो भी वहाँ जबरदस्ती जाने की कोशिश किया है, लेकिन कून कहता है उनका टाइम नहीं ये सब चीज सोचने का। हम देखते टॉक्सिक मैन को जो कि खुश था कि उनके जाल में फंस गए। वो कहता है ऐसे तो मुझे इनके ऑर्डर मानने पड़ेंगे क्योंकि मैं उनका सर्वेंट हूँ, लेकिन फिर भी ये जिंदा नहीं बचने वाले। और ये भी कहता है इस डोर के पीछे क्या है इसके हमने कोई आइडिया नहीं, क्योंकि अल्फाइन की एबिलिटीज बहुत ही डरावनी है। हम देखते हैं कून और बैम को जिसके सामने खड़ी थी अल्फाइन, जो उन्हें कह रही थी कि तुम वही हो ना जिनके बारे में सुन रही थी, ज्यूल ग्रेस। तो ये भी कहते हो कितना इम्प्रेस है इस चीज से कि उसने यूकान को हरा दिया। जब बैम उसे कहता है कि बस इतना समझ लो कि अपने साथी को वापस लेने आए हैं और साथ ही में काइजर का नाम भी, हमें बस इतना बता दो कि गैलरी का रास्ता किधर है। इसमें अल्फाइन उसे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बेसब्र हो सब चीजें पाने के लिए, अगर मैंने एक भी कॉल किया तो तुम्हारे कंपेनियन तुरंत मारे जाएंगे।
कून उसे कहता है तुम उन्हें कुछ नहीं करने वाले जब तक तुम वियोल का नाम न चुरा लो, क्योंकि यही चीजें तुमने सभी को की है और इसीलिए तुमने सारा ड्रामा भी किया है ताकि तुम वियोल को और रेड डॉर्सी को फाइट करवा के आपस में डिस्ट्रॉय कर सको। और यहीं पे कून ये भी कहता है कि हमारे साथी हॉस्टेज के लिए पहले से ही अलग अलग जगह पे तलाश कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं र्यून को जो किसी और जगह पे जा रही थी जहाँ पे एक लेवल उसे रोकने की कोशिश भी करता है कि वो जगह मेज नहीं है, पर वो कहती है कि अपना मुंह बंद करो और मेरे को फॉलो करो। एल्फाइन कहते हैं तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो और आखिर वियोल कहाँ है, मैं उसे देख नहीं पा रही। जिस पर बैम उसे कहता है कि मैं ही हूँ वो, तो मैं जल्दी से बताओ कि गैलरी कहाँ है। वहीं पे एल्फाइन भी कहती है तो वो लॉन्ग हेयर क्या एक विग थी। और ये सुनते ही साथ ही एल्फाइन काफी ज्यादा हंसने लगती है, ये कहते हुए कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि फक का स्लेयर कैंडिडेट इतना ज्यादा क्यूट छोटा सा बच्चा हो सकता है। जो देखकर कून थोड़ा सा गुस्सा जाता है और कहता है आखिर तुम हंस क्यों रही हो। और यहाँ पे एल्फाइन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगी कि गैलरी का रास्ता किधर है। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे कि इतने इजिली एक ऐसे मान गई। लेकिन एल्फाइन की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो कहती है मेरी एक शर्त है और इसके लिए तुम्हें मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा। और कंडीशन ये थी उन्हें ये प्रूव करना होगा कि वो काइजर को वहां से छुड़ाने के लिए योग्य है, उस जेल से जिसमें काइजर इतने लंबे समय से बंद है, लगभग 1000 साल से, जिसने उसे बांधे रखा है इतने टाइम से इस जगह पर। जहाँ पे इतना शॉकिंग रिवील हुआ कि एक तरीके से काइजर भी इस जगह पे कैद है, लेकिन वो कैसे है और एल्फाइन क्या कहना चाहती है, इन सभी चीजों का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। और क्या बैब ने दोस्तों को बचाकर और काइजर को यहाँ से निकालने के बारे में कुछ कर सकता है या नहीं, ये एल्फाइन कहना क्या चाहती है, इन सभी चीजों का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। वहीं जिनसुंग हा वाला क्या करने वाला है, तो ये सब चीज जानने के लिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें ज्यादा शेयर करके कमेंट करके सजेशन कर सकते हैं आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय गाइस।